आज की क्लास हम कोई चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, आज हमारी प्लानिंग की क्लास है। हाँ, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं हमारे करिकुलम की। आपको पता ही होगा कि कोरोना की वजह से कुछ न कुछ चेंजेस बोर्ड ने पैटर्न में कर लिए, हो सकता है आपके स्कूल ने बता दिए हों। जैसा मैं कल की क्लास में कह रहा था कि हम थोड़ा सा देख लेंगे कि अब क्या चेंजेस हो गए हैं और उन चेंजेस के अकॉर्डिंग हमको तैयारी किस तरह से अब करनी होगी। कितना सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके, क्या हमने कंप्लीट नहीं किया है, रिवीजन किस तरह से होगा, एग्ज़ाम्स कब होंगे और उसके पहले प्रॉपर रिवीजन हो जाए उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, ये सब हमें देखना है। तो देखो, 9th क्लास के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा कोर्स स्ट्रक्चर क्या है जो CBSE अभी रिसेंटली हमको दे रहा है। इसमें हम कोर्स स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो उसकी इवैल्यूएशन स्कीम की बात शुरू होगी। फिर हम चैप्टर्स में देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, कौन से चैप्टर्स हैं, कौन से चैप्टर्स नहीं हैं। ठीक है, तो कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ क्लास 9th इवैल्यूएशन स्कीम थ्योरी में हमको ये बात तो पता चली गई है कि देयर आर 2 टर्म्स नाउ। अभी टर्म 1 एंड टर्म 2 में इसको डिवाइड कर दिया हुआ है। टर्म 1 का एग्ज़ाम, जैसा कि हमें अब तक बताया गया है कि अगर सब कुछ ठीक चला और दोबारा से पैंडमिक का इस तरह का कोई भी इन्फेक्शन नहीं फैला तो फिर नवंबर दिसंबर के 2 मंथ में उसको फैला दिया जाएगा। 2 मंथ्स में नवंबर दिसंबर में होगा। तो टर्म 1 में हमारे यूनिट 1, 2, 3 मतलब ये 1 केमिस्ट्री को बोलते हैं, 2 बायोलॉजी को बोलते हैं और 3 फिज़िक्स को बोलते हैं। इसमें मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर चैप्टर 2 का मतलब इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, जो हमने थोड़े दिन 15 दिन पहले पढ़ा था। उसके पहले इसी सेक्शन में मैटर इन आवर सराउंडिंग्स जो चैप्टर हमने पढ़ा था, उस चैप्टर को अब आप छोड़ दो, भूल जाओ, वो आपके सिलेबस से हट गया है ना। जिसमें हमने इवेपोरेशन पढ़ा था, स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी थी, इंटर कन्वर्जन पढ़ा था, वो सब आप भूल जाओ, वो अब नहीं आने वाला है। चैप्टर 2 से हमको 9 मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, हमारा जो थ्योरी है वो तो है ही, उसके अलावा प्रैक्टिकल भी है। प्रैक्टिकल का सिलेबस अलग से है, प्रैक्टिकल अलग से पढ़ने भी पड़ेंगे और उसके लिए हर टर्म में 15 मार्क्स असाइंड है। तो 9 मार्क्स केमिस्ट्री के, क्योंकि एक ही चैप्टर है। ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड में चैप्टर 5 एंड 6 का मतलब आप समझ गए हो। अगर सेल एंड टिश्यू दोनों ही चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। हाँ, सेल एंड टिश्यू दोनों मिलाकर के 18 मार्क्स आपको दे रहा है। अब आप देखो आपके लिए कितना आसान खेल हो गया। हाँ, सेल एंड टिश्यू से ही हमको लगभग 50%, क्योंकि टोटल आपको 40 मार्क्स मिलने वाले हैं टर्म 1 में, और उस 40 मार्क्स का एक बड़ा हिस्सा जो है वो सेल एंड टिश्यू का है। मोशन एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर 8 एंड 9, चैप्टर 8 इज मोशन एंड चैप्टर 9 इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, दोनों मिलाकर के 13 मार्क्स हमको मिल रहे हैं। हाँ, यहाँ पे मार्क्स थोड़े से इसलिए भी बढ़ गए होंगे क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल का कंपोनेंट ज़्यादा है। यहाँ भी 9 मार्क्स जो हैं उनमें से कुछ कंपोनेंट प्रैक्टिकल का होगा। यहाँ भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल होगा, मोशन, फोर्स एंड वर्क। तो टर्म 1 में ये चीज़ें हैं। टर्म 2 के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले टर्म 1 की बात पूरी अपन एक बार देख लें कि टोटल हमारा स्ट्रक्चर इस तरह का है कि टर्म 1 एंड टर्म 2 मिलाकर के 80 मार्क्स का थ्योरी है आपका। हाँ, टोटल थ्योरी मार्क्स टर्म 1 एंड टर्म 2 80 मार्क्स के हैं। इंटरनल असेसमेंट टर्म 1 का 10 मार्क्स का होगा। वो कैसे होगा वो हम अभी बात करेंगे थोड़ी देर बाद। और इंटरनल असेसमेंट टर्म 2 का जो है वो भी 10 मार्क्स का होगा। तो टोटल 80 प्लस इंटरनल असेसमेंट टर्म 1 एंड टर्म 2 मिलाकर के 100 मार्क्स में से आपको मार्क्स मिलने वाले हैं फाइनल एग्ज़ाम के बाद में। तो टर्म 1 को अगर हम देखें डिटेल में तो सबसे पहले यूनिट 1, जिसमें चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, पूरा चैप्टर आ रहा है। एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, तीनों के बीच में कंपैरिजन, हीट्रोजीनस एंड होमोजीनस मिक्सचर्स, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशंस। हाँ, हालांकि इन्होंने इसमें ये लिखा नहीं है कि सेपरेशन मेथड्स, लेकिन हमें मान के चलें कि सेपरेशन मेथड्स भी इनमें इंक्लूडेड हैं। तो हमें मान के चल रहे हैं कि ये पूरा चैप्टर ही आ रहा है
ना, आप इसमें से कुछ भी छोड़े ना। लेकिन अगर आपके स्कूल में ये कहा जाए, मतलब मैं तो नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैं कई सारे स्कूल्स के बच्चों को और अलग अलग स्टेट में भी बच्चे हैं उनको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं तो जो पढ़ा रहा हूँ वो पूरा पढ़ाऊँगा, जो CBSE बता रहा है वो सारा पढ़ाऊँगा। लेकिन इन केस आपके स्कूल में कहा जाता है कि हम सेपरेशन मेथड्स नहीं पूछेंगे, मतलब हम क्रोमेटोग्राफी और इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन ये सब चीज़ें हटा देंगे, तो फिर आप छोड़ देना जिसके स्कूल में ऐसा कहा जाए, क्योंकि 9th क्लास में तो पेपर आपका स्कूल ही बना रहा है, बोर्ड तो बना नहीं रहा। ठीक है ना, तो हमारे हाथ में लिमिटेड चीज़ें हैं, आपके स्कूल के हाथ में हैं ज़्यादा बातें। तो वर्ड ऑफ लिविंग मतलब बायोलॉजी में 2 चैप्टर, जैसा हमने कहा कि एक तो सेल, दूसरा टिश्यू। तो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल एज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, सेल ऑर्गेनेल्स एंड सेल इंक्लूजन्स, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स, बेसिक स्ट्रक्चर एंड नंबर, यानी पूरा चैप्टर सेल का है। ठीक है, और टिश्यूज, ऑर्गन्स, सिस्टम, ऑर्गेनिज्म मतलब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल एंड प्लांट टिश्यू। ओनली 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज इन एनिमल्स, 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज इन एनिमल्स ही पढ़े हमने, ओनली क्या, इतने ही होते हैं ना, मतलब एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्व टिश्यू। ये 4 टाइप के टिश्यू एनिमल के, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू एंड प्लांट्स। तो ये बस लिखने का तरीका है, मतलब ये पूरा चैप्टर है, इसमें कुछ भी कटा नहीं है, सब कुछ आ रहा है जो जो हमने पढ़ा है। दोनों चैप्टर हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं। मोशन एंड फोर्स ऑफ वर्क, दैट इज मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स फॉर यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड हमने सीखा था, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जिसमें फोर्स एंड मोशन, फोर्स का मोशन पे इम्पैक्ट, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, इनर्शिया एंड मास, मोमेंटम, फोर्स एंड एक्सेलरेशन, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यानी कि ये सब चैप्टर्स पूरे आ रहे हैं, इन चैप्टर्स के अंदर से कुछ भी कटा नहीं है। हाँ, ये कुल मिलाकर के 5 चैप्टर्स हैं और ये 5 चैप्टर्स हम कर चुके हैं। हाँ, एक्चुअली हम 6 चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स भी कर चुके हैं, जो कि सिलेबस से हट गया है, और ग्रेविटेशन भी कर चुके हैं, जितना आपके सिलेबस में है, लेकिन वो टर्म 2 में आएगा। तो ग्रेविटेशन की फ़िलहाल रिवीजन नहीं होगी, उसकी रिवीजन भी बाद में होगी। उससे रिलेटेड कोई प्रैक्टिकल है तो वो भी हम फिलहाल डिस्कस नहीं करने वाले हैं। कोई प्रैक्टिकल खैर उसका है भी नहीं। न्यूमेरिकल्स वगैरह वो सब बाद में देखेंगे। टर्म 2 की मैं अभी बात नहीं कर रहा। इंटरनल असेसमेंट में आपको क्या ध्यान रखना है वो आप देख लें कि इंटरनल असेसमेंट में आपको एक यूनिट 4 दिया हुआ है, दैट इज आर एनवायरनमेंट। ये आपके बुक का एक चैप्टर है जो आपके करिकुलम में से हटा दिया गया है, लेकिन इंटरनल असेसमेंट के लिए है। मतलब कि फाइनल एग्जाम में आर एनवायरनमेंट से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, लेकिन इंटरनल असेसमेंट जो टर्म 1 में और टर्म 2 में अलग अलग दिखाया हुआ है, उसमें आर एनवायरनमेंट दिखाया हुआ है कि इसमें हमको क्या करना है कि स्टूडेंट्स कैन बी इनकरेज टू प्रिपेयर अ ब्रीफ राइट अप ऑन एनी वन कंसेप्ट ऑफ दिस यूनिट इन देयर पोर्टफोलियो। आपको एक पोर्टफोलियो बनाना सिखाया जाएगा। उस पोर्टफोलियो में आप टॉपिक, यहाँ पे जैसे थीम दिया हुआ है इन्होंने, नेचुरल रिसोर्सेज, बैलेंस इन नेचर। हाँ, दिस मे बी एन असेसमेंट फॉर इंटरनल असेसमेंट, वो आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, and credit may be given, or periodic assessment or portfolio. This portion of the unit is not to be assessed in the year end examination। मतलब year end examination में, यानी टर्म 1 या टर्म 2 के किसी एग्जामिनेशन में ये आने वाला नहीं है। आर एनवायरनमेंट में हमको लेकिन चैप्टर 14 नेचुरल रिसोर्सेस, ये चैप्टर का नाम है। और इस एयर, वाटर, सॉइल, एयर फॉर रेस्पिरेशन, फॉर कंबशन, फॉर मॉडरेटिंग टेम्परेचर, मूवमेंट ऑफ एयर एंड इट्स रोल इन ब्रिंगिंग रेन्स अक्रॉस इंडिया, एयर, वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, होल इन ओजोन लेयर एंड देयर प्रोबेबल डैमेजेस, एंड बायोगैस, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, दैट इज वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। ये मैं आपको पढ़ा दूंगा।
ये चैप्टर मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगा, जिससे कि आपको जब भी वो चाहे अब कब करेंगे वो आपका स्कूल डिसाइड करेगा। मेरे ख्याल से वो दिसंबर जनवरी में करेंगे। जब भी वो करेंगे तब आपको ये चैप्टर की जो नॉलेज आप इसे पढ़ने से मिलेगी आपको, वो काम आएगी। प्रैक्टिकल शुड बी कंडक्टेड अलॉन्गसाइड द कंसेप्ट टॉट इन थ्योरी क्लासेस। तो थ्योरी क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। अब आपका जो 40 मार्क्स का है, जिसमें से हम कह रहे हैं 9 मार्क्स हमको केमिस्ट्री में आएगा, तो 9 मार्क्स थ्योरी तो आएगा ही। वो 40 मार्क्स का अगर पेपर है तो उसमें से 15 मार्क्स जो हैं दैट इज़ असाइन टू प्रैक्टिकल्स। देखिए हमको यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, हाँ, फॉर क्लास 9-10 दोनों के लिए कॉमन है। टर्म 1 and 2 सब्जेक्ट विद थ्योरी ऑफ 80 मार्क्स। साइंस इज अ सब्जेक्ट ऑफ थ्योरी विद 80 मार्क्स। 80 मार्क्स का थ्योरी पेपर होगा, 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगा। तो उसमें फॉर ऑल मेजर सब्जेक्ट, साइंस इज अ मेजर सब्जेक्ट। द existing scheme for internal assessment as given in the section 4 of the secondary school curriculum, जो मैंने आपको अभी दिखाई, वो इस लिंक पर अवेलेबल है। वही लिंक मैं आपको दिखा रहा था। दैट विल कंटिन्यू। स्कूल्स आर एडवाइज टू गो थ्रू द इनिशियल पेजेस ऑफ द, चलो इसको छोड़ दो। अब हमको क्या करना है, देखो इसमें टोटल 20 मार्क्स, 10 मार्क्स फॉर ईच टर्म। इंटरनल असेसमेंट के 10 मार्क्स मिलेंगे फॉर ईच टर्म, टोटल 20 मार्क्स इस तरह से हो जाएगा। तो इंटरनल असेसमेंट होगा किस बेसिस पे, आपके पीरियोडिक टेस्ट जैसे आजकल चल रहे हैं, कुछ स्कूल्स में अभी चल रहे हैं, कुछ में अभी होके चुके हैं। 3 टर्म्स थ्रू आउट द सेशन इस तरह के 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे, होने चाहिए। अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा तो, नहीं भी चला तो ऑनलाइन ले लेंगे, जैसा भी है। लेकिन वो 3 टेस्ट लेंगे, उनमें से जो बेस्ट 2 होंगे उनका एवरेज निकाल करके वो आपको मार्क्स देंगे। हाँ, तो पीरियोडिक टेस्ट जो हैं वो 3 हैं। फिर मल्टीपल असेसमेंट एम्बेडेड इन द क्लासरूम पेडागॉजी, ये इन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि आपका रोल प्ले, क्विज, ग्रुप डिस्कशन, कंसेप्ट मैप, ब्लॉग, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्कूल एक्चुअली व्हाट दे एक्चुअली वांट टू डू। वो जो आपसे करवा करके आपको मार्क्स किस तरह से देंगे, ये सब चीज़ें उनके ऊपर है। तो पीरियोडिक टेस्ट वुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू 3 इन ईच सब्जेक्ट इन द ईयर। पूरे साल में 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे एज पर द सिचुएशन। द स्कूल में कंडक्ट 1 इन टर्म 1 एंड 2 इन टर्म 2 और वाइस वर्सा। जितना टाइम अवेलेबल हो सकता है स्कूल सभी यही करें कि टर्म 1 में 2 ले लेंगे और टर्म 2 में 1 ही लेंगे, क्योंकि 3 एक्चुअली डिज़ाइन इस तरह का बना है। अभी जुलाई ख़त्म हो रहा है और नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम लेना है टर्म 1 का, लेकिन टर्म 1 के बाद अगर मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम देना है तो फिर से लेना है, तो जनवरी फरवरी मार्च बस इतना ही टाइम बचेगा। तो स्कूल्स कोशिश करेंगे कि टर्म 1 से पहले ही 2 टेस्ट ले लें। एक तो हो ही गया है, एक और ले लेंगे तो 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हम इसकी बात कर रहे थे। वापस आ जाएं, टर्म 1 का एक्सपेरिमेंट्स, प्रैक्टिकल्स। 15 मार्क्स जो हैं वो प्रैक्टिकल के हैं, और हर किसी कैटेगरी उसमें है। दोनों टर्म 1 में भी और टर्म 2 में भी 15 मार्क्स जो है वो इनमें से निकालेंगे। वो प्रैक्टिकल्स या एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो ये ध्यान रखो कि ऐसा कुछ नहीं है कि वो जो 15 मार्क्स जो होंगे या वो हार्ड एंड फास्ट उतने ही होंगे, कम भी हो सकते हैं उसमें से, लेकिन आपका थ्योरी ही होता है वो, उसमें बस कुछ चीज़ें होती हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल जब अलग से करवाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। हाँ, टर्म 1 में प्रैक्टिकल लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स क्या है कि प्रिपरेशन ऑफ अ ट्रू सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, शुगर एंड एलम। कॉमन सॉल्ट, शुगर एंड एलम का अलग अलग ट्रू सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है। बेसिकली हमको चैप्टर 2 में इज मैटर अराउंड अस प्योर में होमोजीनस और हीट्रोजीनस मिक्सचर्स के बारे में बताया जाता है। तो होमोजीनस तो सॉल्यूशंस हो गए, तो सॉल्यूशन 3 तरह के एग्जांपल ले लिए, सॉल्ट, शुगर एंड एलम, और उन तीनों का कैसे सॉल्यूशन बनाया जाता है वो एक एक्सपेरिमेंट है। तो जो हमने पढ़ा है उसी का एक्सटेंशन है, कोई नई बात नहीं है। कोलॉइड बनाना, कि कोलॉइड किससे बनाना, सस्पेंशन बनाना, सस्पेंशन ऑफ सॉइल, चाक पाउडर एंड फाइन सैंड। फिर कोलॉइड बनाना, कोलॉइड सॉल्यूशन ऑफ स्टार्च इन वाटर, एग एल्ब्यूमिन इन वाटर एंड डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन दीज ऑन द बेसिस ऑफ। इन तीनों को बना करके इनके बीच में डिफरेंस है, सॉल्यूशन वर्सेस, हमारी टेबल है ना, सॉल्यूशन वर्सेस कोलॉइड्स वर्सेस सस्पेंशंस।
तो ऑन द बेसिस ऑफ हमने पैरामीटर बनाए थे कि अच्छा पार्टिकल साइज कितना है, लेस देन 1 नैनोमीटर, बिटवीन 1 to 10 नैनोमीटर, ग्रेटर देन 1 to 100 नैनोमीटर, ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। हाँ, उसी तरह से हमने कहा था कि स्टेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, उसका स्टेबिलिटी मतलब कि वो अगर छोड़ दिया जाए फॉर हाफ एन आवर विदाउट टचिंग तो वो वैसा ही रहता है या सेटल होने लगते हैं कुछ हैवी पार्टिकल्स एट द बॉटम, उसको हम बोलते थे उसका स्टेबिलिटी। या फिर वो टिंडाइल इफेक्ट शो करते हैं या नहीं करते हैं, या वो फिल्ट्रेबल हैं कि नहीं हैं, उनकी अपीयरेंस कैसी है, कि वो ओपेक हैं कि ट्रांसल्यूसेंट हैं कि ट्रांसपेरेंट है, ये सब बातें उसमें आएंगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी, फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया एंड स्टेबिलिटी, इन तीन की बेसिस पर, और ये सब चैप्टर 2 में है, यूनिट 1 चैप्टर 2। चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। फिर इसी का पार्ट है प्रिपरेशन ऑफ अ मिक्सचर, अ कंपाउंड। इसमें हमने आयरन फाइलिंग्स एंड सल्फर पाउडर की बात ऑलरेडी कर ली है, मैंने पढ़ाते के साथ ही आपको पढ़ा दिया, प्रैक्टिकल अलग से पढ़ा दूंगा, है ना, ऐसा नहीं पहले पढ़ा दिया अब नहीं पढ़ाऊंगा। अब प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे हम इसको, यूजिंग आयरन फाइलिंग्स एंड सल्फर पाउडर एंड डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन दीज ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, होमोजेनिटी एंड हिट्रोजेनिटी, बिहेवियर टुवर्ड्स अ मैग्नेट, बिहेवियर टुवर्ड्स कार्बन डाइसल्फाइड एज सॉल्वेंट। ये सब बातें कर चुके हैं हम, आप दोबारा वीडियो देख लोगे आपको याद आ जाएगा कि हाँ हमने बात कर ली है, लेकिन मैं आपको इसके प्रैक्टिकल करवा दूंगा, छोटे छोटे प्रैक्टिकल हैं, कोई खास बात इनमें है नहीं। फिर परफॉर्म द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड क्लासीफाई देम एज फिजिकल और केमिकल चेंजेस। आयरन और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का रिएक्शन, burning of magnesium ribbon in air, zinc with dilute sulfuric acid, heating of copper sulfate crystals and sodium sulfate with barium chloride in the form of their solutions in water। ये तीनों जो आए हैं ये सब के सब केमिस्ट्री से, एक ही चैप्टर से, चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर से आए हैं, ठीक है। वहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, बाकायदा एक हमने कई सारे पॉइंट्स लेके टेबल बनाई थी, वो वाली बातें हैं। प्रिपरेशन ऑफ स्टेन्ड, अब ये आ गया आपका सेल, हाँ सेल से क्या आ रहा है, प्रिपरेशन ऑफ स्टेन्ड टेम्परेरी माउंट्स ऑफ अनियन पील एंड ह्यूमन चीक सेल्स एंड टू रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशंस एंड ड्रॉ देयर लेबल डायग्राम। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज इन प्लांट्स, स्ट्राइप्ड स्मूथ एंड कार्डियक मसल फाइबर्स एंड नर्व सेल्स इन एनिमल्स फ्रॉम प्रिपेयर्ड स्लाइड्स। हम देखेंगे कि किस तरह से ये स्लाइड्स दिखती हैं और क्या क्या जो, जैसे इसमें तो स्लाइड हमें बनानी पड़ती है, यहाँ पे टिश्यू में परमानेंट स्लाइड्स होती हैं, हमको उनके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने पड़ते हैं बेसिकली। तो ड्रॉ देयर लेबल डायग्राम, डायग्राम बनाना वो एनसीईआरटी के डायग्राम्स ही हैं, कोई नई बात नहीं है, और आपको बेसिकली सीखना है हाँ कि ये कैरेक्टरिस्टिक जो थ्योरी के थे उसको किस तरह से हमें सामने रखना है। तो मैं अभी टर्म 1 की ही बात कर रहा हूँ, टर्म 2 की बात हम फिर कभी कर लेंगे। हम अब क्या करेंगे दैट इज इम्पॉर्टेंट। हमने कहा कि थ्योरी में टर्म 1 40 मार्क्स का पेपर आएगा जो नवंबर दिसंबर में होगा। इंटरनल असेसमेंट आपके टीचर्स आपके स्कूल में करते रहेंगे, आपको 10 मार्क्स में से कितने देते हैं वो आपकी और उनकी केमिस्ट्री पर, आपकी और उनकी दोस्ती पर डिपेंड करता है। तो स्कूल में आप यदि सिंसियर हैं, आप सारे असाइनमेंट टाइम पर जमा करा रहे हैं, आपकी इंप्रेशन टीचर्स पे अच्छी है, आप सिंसियर हैं और आप इंटरनल एग्ज़ाम्स में मार्क्स भी अच्छे लेके आ रहे हैं, तो हो सकता है वो आपको फुल मार्क्स दे दें। इंटरनल एग्ज़ाम्स मतलब जो कि इंटरनल असेसमेंट है अदर एक्टिविटीज़ से। तो स्टे एक्टिव, स्टे रेगुलर, क्लासेस पे ध्यान दें, टीचर्स को रिस्पेक्ट करें, टीचर्स के साथ में रिलेशंस अच्छे रखें, दैट इज़ माय सजेशन। बाकी आप बेहतर समझते हो, आपके टीचर्स, आपका स्कूल और आप कैसे आपस में मिंगल अप होके अच्छी केमिस्ट्री बनाएंगे, ये आपका काम है। थ्योरी जो 40 मार्क्स की हम पढ़ाई करने वाले हैं, उस 40 मार्क्स में से हमको पहला चैप्टर मैटर इन आर सराउंडिंग्स हट गया, दूसरा चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर में से हमको 13 मार्क्स मिलने वाले हैं, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों मिला के। ये बात बिल्कुल क्लियर है, 40 मार्क्स का पेपर होगा, अभी देखा था हमने। टर्म 1 में 40 मार्क्स का पेपर, 9 + 18 + 13 तो 40 हो जाएगा।
तो 9 मार्क्स हमको मिल रहे हैं इससे, 18 मार्क्स मिल रहे हैं कि सेल और टिश्यू से। और मोशन एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इनमें केवल 13 मार्क्स हैं ना, इन दोनों में मिला के 13 मार्क्स हैं, इनमें प्रैक्टिकल कोई नहीं है। हाँ, दिस नो प्रैक्टिकल, मोशन और फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से प्रैक्टिकल रखा नहीं कोई भी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये सब पढ़ चुके हैं। हाँ, कोई भी चैप्टर बचा हुआ नहीं है थ्योरी का जो हमने नहीं पढ़ा, आपके पास सारे वीडियोज़ हैं, ठीक है। और जो लोग अभी बैच 2 के लोग हैं जिन्होंने बाद में एडमिशन लिया है, वो सब्सिक्वेंटली अगले 2 महीने में सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाने वाला है आपका, है ना। जैसे मई, जून और आधा जुलाई में ये पूरा हो गया, उसमें मैटर इन आवर सराउंडिंग्स और ग्रेविटेशन भी इंक्लूडेड था। तो अगर मैटर और ग्रेविटेशन हटा दिया जाए तो अगले 2 महीने में आपका भी हो जाएगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं है ना। अगले 2 महीने का मतलब है कि आपका मिड सितंबर तक सिलेबस कंप्लीट हर हालत में हो जाएगा, अगर आपने 5 जुलाई वाला बैच भी ज्वाइन किया है तो। हाँ, जो पहले वाले लोग हैं, मतलब कि जिन्होंने पहले एडमिशन ले लिया था, जो बैच 1 के लोग हैं, उनसे मैं बात कर रहा हूँ कि उनका तो सारा सिलेबस हो ही चुका है। और प्रैक्टिकल वाला जो पोर्शन है वो क्योंकि अब बचता है, तो अब हम इमीडिएटली फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट स्टडीइंग अबाउट द प्रैक्टिकल्स फर्स्ट। हमें क्या क्या पढ़ना है? एक तो प्रैक्टिकल्स पढ़ने हैं, ये जो 5 चीज़ें बताई हुई हैं, ये 5 चीज़ें प्रैक्टिकल्स में हम बैक टू बैक पढ़ डालेंगे। तो आने वाला टाइम जो है उसमें ये मान लें कि कम से कम 2.5 से 3 वीक का टाइम लगेगा हमको इन 5 प्रैक्टिकल्स को समझने में। हम कर लेंगे। उसके बाद इमीडिएटली आफ्टर दैट, यानी अगस्त में ही मैं आपको आर एनवायरनमेंट करवा दूंगा, ठीक है। आर एनवायरनमेंट दैट इज़ हमारा नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर है। आपकी एनसीईआरटी खोलोगे तो चैप्टर नंबर 14 मिलेगा, नेचुरल रिसोर्सेज। बाकी चैप्टर्स आपके सिलेबस से हट गए हैं, जैसे फिज़िक्स में साउंड हट गया है, बायो में डाइवर्सिटी हट गया है, बायो में जो एक इज मैटर अराउंड, ये जो हमारा वाई डू वी फॉल इल बचा है केवल टर्म 2 में, तो बाकी तो हट ही गया है ना। तो सिलेबस बहुत ही कम हो गया है आपका। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हम ये तो कर लेंगे, अगस्त तक कर लेंगे, फिर हमारे पास सितंबर, अक्टूबर 2 महीने का टाइम। हम ये मानते हैं कि नवंबर दिसंबर में कहा जा रहा है कि आपका टर्म 1 का एग्ज़ाम होगा, तो नवंबर दिसंबर जो है उसमें हमारा हम ये मान लें कि नवंबर में शुरू से शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अक्टूबर तो हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट रिवीजन में जाना चाहिए, है ना। और जो सितंबर है, क्योंकि अगस्त तक हम अपने करिकुलम वगैरह को बराबर करेंगे, तो जो सितंबर वाला जो पोर्शन बचेगा उसमें हम कम से कम एक चैप्टर, जैसे हमारा वर्क एनर्जी पावर जो कि टर्म 2 का है, वो हम ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बाद में आपके दिसंबर में अगर एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं तो केवल जनवरी फरवरी 2 ही महीने बचते हैं, तो हमारे पास रिवीजन के लिए टाइम कम बचेगा। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि टर्म 1 में केवल MCQ आ रहा है, जो कि CBSE के डायरेक्शन है, उसके हिसाब से हमको केवल MCQ पूछा जाएगा टर्म 1 में। और टर्म 2 में सारी चीज़ें जो कन्वेंशनल पेपर होता है 40 मार्क्स में हमसे पूछे जाएंगे, है ना। 50 मार्क्स का टर्म 1 टर्म 2 बोला जाता है, लेकिन 10 मार्क्स तो आपके इंटरनल असेसमेंट में चले गए। तो जो 40 मार्क्स बचते हैं, उस 40 मार्क्स के पेपर की तैयारी हम करेंगे नवंबर दिसंबर के लिए अब, जिसमें थ्योरी हमने पढ़ ली है और प्रैक्टिकल हम अगले महीने में ख़त्म कर लेंगे, ठीक है ना। तो इनको हमें MCQ के फॉर्म में पढ़ना है, और फिर हम रिवीजन जो शुरू करेंगे थ्योरी का, जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, यानी इज मैटर अराउंड अस प्योर, मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, सेल एंड टिश्यू, ये 5 चैप्टर्स की थ्योरी हम पढ़ चुके हैं, उसका रिवीजन करना है। तो रिवीजन विद द व्यू ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, असर्शन, रीजनिंग एंड MCQ। हाँ, ये 3 तरह के क्वेश्चंस को फोकस रखते हुए हम इनकी तैयारी करेंगे,
ठीक है, तो आपसे जो टेस्ट लिए जाएंगे इस बीच वो भी मोस्टली फिल इन द ब्लैंक्स, बीच में असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं और साथ में MCQ भी हो सकता है, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स ज़रूर होगा, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स बेसिकली आपकी MCQ की तैयारी अच्छी करा देता है। MCQ में आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं, तो कभी कभी कुछ लोग अंदाजे से भी ABCD में से कुछ एक टिक कर देते हैं, होता है ना ऐसा कि आता नहीं है, चलो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, है ना, ये ठीक लग रहा है तो इस पर लगा दिया। करते हो ऐसा कभी आप लोग ना? ऐसा जो लोग पढ़ाई नहीं करते वो लोग करते हैं, है ना। कभी कभी जो लोग पढ़ाई करते हैं उनको भी नहीं आ रहा होता है, तो वो भी नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, तो वो अपने को करने की नौबत ना आए उसके लिए हम तैयारी इस तरह से करेंगे कि फिल इन द ब्लैंक्स की तैयारी करेंगे। उसमें आपको एग्जैक्टली आंसर अगर आता है तो आप लिखोगे, नहीं तो नहीं लिखोगे। तो अभी तक जैसे हम थ्योरी में सारे कर रहे थे, न्यूमेरिकल्स भी कर रहे थे, सारे कर रहे थे। न्यूमेरिकल्स आपको अब भी पूछे जाएंगे, लेकिन न्यूमेरिकल्स भी फिल इन द ब्लैंक्स आपको आंसर लिखना है, मैं इस तरह की चीज़ें भी पूछूंगा, तो आपको तैयारी रखनी है उस तरह की। हाँ, हर बार आपको जो जो पढ़ाया जाएगा पैटर्न, टाइमिंग तो वैसे ही रहेगा, फोर्टनाइटली हम टेस्ट लेंगे, लेकिन टेस्ट का पैटर्न अब थोड़ा सा बदल जाएगा। तो ध्यान रखें कि रिवीजन जो है, हमको रिवीजन में दोबारा सारे चैप्टर पढ़ने हैं एक्चुअली, थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे और फिल इन द ब्लैंक्स और MCQ के हिसाब से पढ़ेंगे। तो आपको मैं पहले दिन से कहता आया हूँ कि NCERT वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है, रिपीटेडली पढ़ना है। अब MCQ पूछे जाएंगे तो ये काम ज़्यादा ज़रूरी हो गया, है ना। यहाँ तक की बात तो टर्म 1 से रिलेटेड हो गई है। टर्म 2 जो है उसके बारे में दोबारा मैं इस तरह की क्लास बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको बस ये चीज़ दिखा दूं कि क्या क्या चीज़ें आपके सिलेबस से हट गई हैं। उसके लिए आप टर्म 2 पे थोड़ी सी नज़र डाल लो कि टर्म 2 जो है उसमें हमारा जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है उसके 2 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स टर्म 2 में चले गए हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। दोनों बहुत ही अच्छे चैप्टर और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, क्योंकि 10th क्लास में आप केमिकल रिएक्शन पढ़ोगे एज अ फर्स्ट चैप्टर, और अगर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप मॉलिक्यूलर फार्मूला ही नहीं बना पाओगे, वहाँ पे आपको इक्वेशंस बनाना पड़ेगी। इसलिए बहुत ध्यान से इसको पढ़ना, इसकी डिटेल बाद में बात करेंगे। मोल कंसेप्ट भी है इसमें, न्यूमेरिकल्स हैं इनमें। मोशन, फोर्स एंड वर्क में ग्रेविटेशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ये देखो ग्रेविटेशन पढ़ा है हमने, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन रिसेंटली पढ़ा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ दैट इज ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास एंड वेट एंड फ्री फॉल, ये सारी बातें पढ़ चुके हैं, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी कर चुके हैं। वर्क एंड एनर्जी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क डन बाय अ फोर्स, एनर्जी, पावर, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर 11th में आपने साइंस लेनी है तो आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये सब सेक्शन। वर्ड ऑफ लिविंग यानी बायोलॉजी में केवल बचता है व्हाई डू वी फॉल इल, दैट इज हेल्थ एंड डिजीजेस, सारा बीमारियों का चैप्टर है। डॉक्टर बनना है आगे तो बड़ा अच्छा है कि कोई पेशेंट है उसको डायग्नोस कैसे करने का, उसका किस तरह से ट्रीटमेंट करना है, प्रिवेंशन कैसे लेनी है, ये सब बातें बीमारियों के बारे में है, बड़ा अच्छा है। वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, प्रिवेंशन, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, पल्स पोलियो प्रोग्राम, ये सब मतलब जनरल बातें हैं, है ना। अभी तो कोरोना भी ऐड कर देना चाहिए इसमें, है ना, उसी ने परेशान कर रखा है ना हमको। तो अभी ये मैंने आपको टर्म 1 में क्या क्या होने वाला है ये मैंने बता दिया। तो अब कल से हम क्या शुरू करेंगे, मैं ग्रेविटेशन छोड़ रहा हूँ, ग्रेविटेशन मैंने आपको पढ़ा दिया है पूरा, लेकिन ग्रेविटेशन को अभी छोड़ दे रहा हूँ, मैं उसका टेस्ट भी नहीं ले रहा अभी, उसका टेस्ट भी अब बाद में लेंगे फिर से पढ़ा के टर्म 2 के टाइम में, अभी उसमें टाइम लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो आपसे पूछा जाए, अब जो प्रैक्टिकल्स हैं जो बचे हुए हमारे, हम वही प्रैक्टिकल्स पढ़ाना शुरू करेंगे आपको। कल से प्रैक्टिकल्स के ऊपर बारी बारी से पढ़ेंगे और MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में क्वेश्चंस पूछेंगे। तो आपको बुक बहुत ध्यान से पढ़नी है, ये 5 चैप्टर्स ही हैं केवल, बहुत छोटे चैप्टर्स हैं एक्चुअली तो देखा जाए तो, चैलेंजिंग चैप्टर्स कोई बहुत ज़्यादा है भी नहीं, अपन बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे इसको तो फुल मार्क्स 40 on 40 लेकर के आना। 10 आपके स्कूल वालों के हाथ में है, इंप्रेशन अच्छा रखो, दोस्ती रखो उन लोगों के साथ में, और 40 मार्क्स हमको अपने हाथ में जो है
वो 40 on 40 लाना ही है, बड़े आराम से आ जाएगा। ठीक है ना। बाकी लेट अस वेट फॉर द गवर्नमेंट्स डिसीजन। अगर ऐसा होता है कि ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाती हैं तो ऑफलाइन क्लासेस के लिए आपको बुलाने लग जाएंगे, जो भी इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे उसके हिसाब से। बाकी ऑनलाइन क्लासेस आपकी चली रही हैं, ऑफलाइन शुरू हो जाएंगी तो भी ऑनलाइन क्लासेस तो चलती ही रहेंगी इन एनी केस। तो आपको बस अपनी टाइम बिल्कुल आपको अपना बचा के रखना है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल। रोज़ जो जो इंस्ट्रक्शन आपको दिए जा रहे हैं वो रोज़ के रोज़ करते जाओ। सिलेबस बहुत कम हो गया है, एग्ज़ाम का पैटर्न बहुत आसान हो गया है। फुल मार्क्स लाने का 9th क्लास में इतना अच्छा चांस आपसे पहले किसी बैच के पास नहीं था। आपसे पहले वाले बैच का भी सिलेबस कट हो गया था, लेकिन उनको एग्जैक्टली पता नहीं था करना क्या है। हाँ, और ख़ास करके उनका थ्योरी वाला था सारा कुछ। उनसे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, उनसे जो पेपर लिए जा रहे थे ऑनलाइन, वो सब थ्योरी वाले थे। उनके साथ में ये चीज़ें नहीं थी। इनफैक्ट बाद में तो कई स्कूल्स ने बुला करके और फिज़िकल फॉर्म में भी पेपर्स लिए थे। आपके साथ में MCQ है, पहले से डिक्लेयर्ड है, इसलिए मज़े करो और बहुत आराम से अपनी तैयारी करो। ठीक है ना। कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, तुरंत क्लियर कर लो, कॉल कर लो, मैं व्हाट्सएप कर दो, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है। तो कल प्रैक्टिकल की क्लासेस के साथ में मिलते हैं। थैंक यू।